हेलो एंड वेलकम माय डियर बेटे। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैमाने के प्रतिफल, या बोला जा सकता है बेटा रिटर्न टू स्केल। बेटा ये हमारे पास चैप्टर है उत्पादन फलन, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्शन फंक्शन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो दो टॉपिक कौन कौन से बेटा? एक को हम बोलते हैं पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल जिसका इंग्लिश में नाम होता है रिटर्न टू स्केल। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर क्या है जो एग्जाम के अंदर आता है? इन दो में से एक टॉपिक आना है। या तो पैमाने के प्रतिफल आएंगे यानी कि रिटर्न टू स्केल आएगा, या फिर हमारे पास क्या आएगा? साधनों के प्रतिफल। यानी कि या तो पैमाने के प्रतिफल आना है या साधनों के प्रतिफल आना है। इन दो में से एक टॉपिक एग्जाम के अंदर आता ही आता है, यानी कि रिटर्न टू स्केल या रिटर्न टू फैक्टर। रिटर्न टू स्केल या रिटर्न टू फैक्टर। अब ये साधनों के प्रतिफल का दूसरा नाम और होता था बेटा। इसका नाम क्या था? अगर उस क्लास आपने ली है तो अच्छी बात है। उसका नाम बेटा के पास क्या था? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। खैर अब इसकी बात नहीं करते, इसकी बात थोड़ा बाद में करेंगे। एक क्लास हमारे पास एक तुरंत बाद एक क्लास और आएगी जिसमें मैं पैमाने के प्रतिफल और साधनों के प्रतिफल, इन दोनों के अंदर अंतर आपको बताऊंगा कि साधनों के प्रतिफल में क्या मतलब है और पैमाने के प्रतिफल का क्या मतलब है। फिलहाल आज की क्लास का टॉपिक हमारे पास है पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, रिटर्न टू स्केल क्या होता है। तो समझते हैं बेटा बात को, रिटर्न टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल की। देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये जो पैमाने के प्रतिफल है ये बेटा दीर्घ काल में चलता है। कहां चलता है? दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म में। सर ये दीर्घ काल क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है? बेटा ऐसी स्थिति जहां पर सभी साधनों को, चाहे वो स्थिर साधन हो चाहे वो परिवर्तनशील साधन हो, दोनों साधनों को बदला जा सकता है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ काल। पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घ काल की अवधारणा है। मेरे साथ साथ बोलो, जिसे कुछ नहीं पता दीर्घ काल क्या है वो भी इतनी बात याद रख सकता है कि पैमाने के प्रतिफल एक दीर्घ काल की अवधारणा है, यानी कि लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में हमें स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों को बदलना पड़ता है। फिक्स फैक्टर हो या वेरिएबल फैक्टर हो, दोनों ही फैक्टर को हमें यहां पर चेंज करना है। किसमें? पैमाने के प्रतिफल में। अब ये पैमाने के प्रतिफल है क्या, इसकी थोड़ी फिर से चर्चा करते हैं बेटा। देखो इसके अंदर क्या होता है, हम अपने सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाते हैं। सभी साधन का मतलब क्या हुआ? चाहे वो स्थिर साधन रहे हो चाहे वो परिवर्तनशील साधन रहे हो। यानी कि मैं ऐसा बोलूं, चाहे मशीन हो या लेबर हो, हम दोनों ही साधनों को बढ़ाते हैं। हम दोनों ही साधनों को बढ़ाते हैं, फिक्स फैक्टर को भी, वेरिएबल फैक्टर को भी, स्थिर साधन को भी, परिवर्तनशील साधन को भी। जब हम दोनों साधनों को एक अनुपात में बढ़ाएंगे, मान लो 10-10% हमने सब चीजों को बढ़ाया, 10% सारे साधन बढ़ा दिए, अपनी लेबर भी बढ़ा दी, अपनी पूंजी भी बढ़ा दी, है ना, और अपनी मशीन है वो भी बढ़ा दी है, सारे साधन 10-10% बढ़ा दिए। तो जब हम सभी साधनों को कुछ सेम अनुपात में बढ़ाते हैं तो जो उत्पादन होता है ना बेटा, वो भी बढ़ता है। भाई सीधी सी बात है, जब आप इनपुट बढ़ाओगे, जब आप साधनों को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर तीन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि जब हम सभी साधनों को, मेरी बात बार बार याद रखना, सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाते हैं। एक समान अनुपात मतलब बेटा सबको हम क्या करते हैं? सेम रेशियो में बढ़ाते हैं। जब हम सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाएंगे तो हमारे पास उत्पादन अलग अलग प्रकार से बढ़ेगा, और इसकी तीन अवस्थाएं बन जाएंगी। तीन अवस्थाएं कैसे? उन तीनों अवस्थाओं को हमें समझना है, और इन्हीं अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा? पैमाने के प्रतिफल। यहां नाम क्या रखा गया? पैमाना, यानी कि स्केल। इस बार हम क्या कर रहे हैं बेटा? अपना पूरा स्केल ही चेंज कर देंगे। रिटर्न जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था उसमें सिर्फ हम क्या कर रहे थे? एक साधन को बढ़ा रहे थे। इसमें सभी साधनों को बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये मान लो बेटा, जैसे मान लो पहले आपकी छोटी फैक्ट्री थी,
अब आपने उस फैक्ट्री को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, आपने अपना स्केल ही चेंज कर दिया। फिर आपने और फैक्ट्री को एक्सपेंड किया, नई मशीन ले आए, नए लेबर ले आए, तो और आपका स्केल बढ़ा। आपने और एक ब्रांच और खोल दी, आपका और स्केल बढ़ा। इसे हम बोलते हैं, हम यहां पर अपना स्केल चेंज करते हैं, अपने सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाएंगे। जब आपका स्केल चेंज होगा, आपका बेटा क्या होगा, पूरा पूरा पैमाना ही बदल जाएगा। आपकी कैपेसिटी जब आप बढ़ा रहे हो बेटा अपनी, तो उत्पादन अलग अलग प्रकार से बढ़ेगा। वो आपको सर अलग अलग प्रकार के बोल रहे हो, उसी को मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो एक बार देखो, इसका थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो लिखा, पैमाने के प्रतिफल से तात्पर्य उस स्थिति से है जब उत्पादन के सभी साधनों, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो परिवर्तनशील हो, में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, तब कुल उत्पादन में अलग अलग दरों में परिवर्तन होता है। अलग अलग दरों में परिवर्तन होता है, और इसी परिवर्तन से बेटा क्या बनकर आई, तीन अलग अलग स्थितियां बनकर आई। आगे का नहीं पढ़ाऊंगा बेटा मैं, अब बात करते हैं वो तीन अलग अलग स्थितियां क्या हैं। जब हम अपने पैमाने को बदलेंगे, अपने सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगी, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। फिर क्या मिलेगी, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। जिन बच्चों को पता है साधनों वाले प्रतिफल, वहां पर स्थिर अवस्था नहीं होती थी। इसमें क्या मिलती है बेटा, पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, फिर क्या मिलेंगे, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, फिर क्या मिलेंगे, पैमाने के घटते प्रतिफल। सर ये बढ़ते प्रतिफल क्या है, स्थिर प्रतिफल क्या है और घटते प्रतिफल क्या है, यही हमें समझना है। इतनी बात हम समझ गए कि पैमाने के प्रतिफल में हम अपने ऑल फैक्टर्स को चेंज करते इन सेम प्रोपोर्शन, और प्रोडक्शन अलग अलग तरह से बढ़ेगा। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न से, फिर कांस्टेंट रिटर्न से, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न से। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न। कैसे पढ़ते हैं बेटा, देखो सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है। हमने अपने सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया, यानी कि समझ लो, मैंने अपनी लेबर, अपनी मशीन, कैपिटल, जितने भी साधन थे, मटेरियल, सबको मैंने क्या किया, 20-20% बढ़ा दिया। सबको मैंने क्या किया, 20-20% बढ़ा दिया। मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा, मैंने क्या किया, साधनों में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया, प्रतिशत परिवर्तन। मैंने अपने सभी साधनों को 20% बढ़ा दिया, सभी साधनों को 20-20% बढ़ा दिया। लेकिन क्या होगा, उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन उससे भी ज्यादा हो गया बेटा, 50%, 30%। यानी कि जितने मैं साधन बढ़ाता हूं स्टार्टिंग में, अगर आप अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड कर रहे हो, आपने क्या किया, 20% प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी 20% आप मटेरियल एक्स्ट्रा लगा रहे हो, 20% लेबर एक्स्ट्रा लगा रहे हो, 20% मशीनरी भी ले आए। अगर आपने क्या किया, अपने साधनों में 20%, सभी साधनों को 20% बढ़ा दिया, तो याद रखना उत्पादन उस परसेंट से ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप 20% इनपुट चेंज करते हो, तो चेंज इन आउटपुट उससे ज्यादा परसेंट में होगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 50%, मे बी 30%, 25%, 40%, मतलब चेंज इन इनपुट से ज्यादा चेंज इन आउटपुट होगा। तो इस अवस्था को क्या बोला गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। क्या बोला गया इसे, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल। इसमें अगर मैं कर्व बनाकर दिखाऊं सिंगल, सिर्फ इसी अवस्था का, तीनों का नहीं, सिर्फ इस अवस्था का, तो चलो बेटा यहां पर हम लिख लेते हैं साधन जो हम बढ़ा रहे हैं, यहां हम लिख लेते हैं उत्पादन, या उल्टा कर देता हूं, चलो मैं इसे, इधर साइड हम लिख देते हैं साधनों में परिवर्तन, यहां हम लिख देते हैं उत्पादन में परिवर्तन। मान लो पहले ये साधन थे और ये हमारा उत्पादन होता था। अगर हमने साधन थोड़े से भी बढ़ाए, तो याद रखिएगा उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ेगा। चेंज इन प्रोडक्शन ज्यादा है और साधन कम। देखो साधन वाले मैंने कम बढ़ाए हैं और उत्पादन बेटा मैंने क्या किया है, ज्यादा बढ़ाया है। तो
कर्व कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ऊपर की ओर जाता हुआ। प्रारंभ में क्या होता है, इस अवस्था का देखो ध्यान से पढ़ते हैं। इस अवस्था में हमने क्या लिखा है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में यदि सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तब कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। इस अवस्था में कुल उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, जिसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि साधनों में 20% की वृद्धि की गई तो कुल उत्पादन 30% की दर से बढ़ेगा। यानी कि अगर मैंने इनपुट 20% बढ़ा दिया तो आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ेगा। अब बारी आई, सर ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो सकता है, जब हम क्या करते हैं अपने स्केल को चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है बेटा, हमें कुछ सेविंग्स होनी स्टार्ट हो जाती है, कुछ बचते होनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे? अगर मैं 20% कच्चा माल ज्यादा मंगाऊंगा तो सीधी सी बात है, जो मुझे कच्चा माल दे रहा था उससे मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं जब लोन ले रहा था बेटा 1 लाख का, मैंने कहा 1 लाख का नहीं 1,20 का लूंगा तो मुझे थोड़ा सा लोन सस्ता पड़ जाएगा। अब चूंकि मैंने स्केल बढ़ा दिया है तो मैं नई तकनीक भी खरीद के लेकर आ सकता हूं, नई इक्विपमेंट, नई तरह की मशीन खरीद के लेकर आ सकता हूं। तो सीधी सी बात है, जब हम अपनी स्केल को बढ़ाते हैं, अपनी फर्म को बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ सेविंग्स मिलती हैं। उन सेविंग्स की वजह से ही क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन इनपुट से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब उसके बाद बारी आती है दूसरी, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब मैंने क्या किया, अपनी उस फैक्ट्री को और एक्सपेंड किया। स्टार्टिंग में एक्सपेंड किया तो जितना परसेंट मैंने क्या किया था, इनपुट बढ़ाया था, आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपकी फैक्ट्री आपने एक्सपेंड कर दी 20%, 30%, 40%, उसके बाद भी अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो, अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, कह रहे हो अब मैं बहुत बड़ी लेवल पर अपनी फर्म को और बड़ा करूंगा, और आप इनपुट ले आए, और मशीन ले आए, और इक्विपमेंट लेकर आ गए, अब क्या होगा? अब ये होगा कि जितना परसेंट आप चेंज करोगे इनपुट में, उतना ही परसेंट चेंज आएगा आउटपुट में। यानी कि जितना परसेंट आप साधनों को बढ़ाओगे उतना ही परसेंट आपके प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। और इस अवस्था को नाम दिया गया पैमाने के स्थिर प्रतिफल। 50% मशीन बढ़ा लो तो 50% आपका आउटपुट बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों हो गया? देखो सीधी सी बात है, जब आपने स्टार्टिंग में अपना स्केल बढ़ाया तो आपको कुछ फायदे हुए, लेकिन जब आपने स्केल को और बड़ा करोगे, आप अपनी फैक्ट्री को और भी बड़ा कर रहे हो, तो अब बेटा क्या होगा, फायदे तो होंगे, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी तो स्टार्ट हो जाएंगे। सर कैसे? क्योंकि जब आप अपनी फर्म को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आप पर टैक्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी सर ऐसा तो होगा। फैक्ट्री को बड़ा कर दोगे तो सीधी सी बात है भैया, कुछ रॉ मटेरियल आपका खराब भी होगा, सड़ेगा, खराब होगा, कुछ चोरी होगा, कुछ डैमेज भी होगा। क्योंकि बड़ी फैक्ट्री है वहां पर नुकसान ज्यादा होते हैं, तो जितना आपको फैक्ट्री को बढ़ाने से फायदा हुआ उतना आपको नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं कि आपको लॉस में चले गए। 50% आपने इनपुट बढ़ाया तो 85% आपका आउटपुट बढ़ गया, आपकी सेल तो बढ़ रही है। बट अब आप ऐसा नहीं है कि इनपुट कम बढ़ा रहे हो और आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है या प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितना आपने इनपुट बढ़ाया उतना लगभग आपका आउटपुट बढ़ गया। सीधी सी बात है, अब आपके फायदे और नुकसान बराबर हो गए, यानी कि जो आपको बचत मिलती है एक्स्ट्रा, वो बचत आपके नुकसान ने कवर कर दी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना परसेंट इनपुट बढ़ेगा उतना ही परसेंट आपका आउटपुट बढ़ेगा। नॉर्मल हो गया बेटा, यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाते रहो, फायदा लेते रहो। तो इसमें क्या होता है, देखो हमने इसमें लिखा क्या है, यदि सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, किंतु यदि कुल उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन सभी साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तब इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। देखो नीचे उदाहरण के तौर पर, यदि सभी साधनों में 20% की वृद्धि की जाती है और उत्पादन में भी 20% की वृद्धि होती है तब इसे साधनों के स्थिर प्रतिफल कहा जाता है। कारण क्या है? इसका कारण है बचतों के साथ साथ कुछ अबचतें, यानी कि कुछ एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हमें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कच्चे माल की बर्बादी भी होगी, चोरी होगा, कर यानी कि टैक्सों में वृद्धि होगी। इस वजह से जितना परसेंट इनपुट बढ़ेगा उतना ही परसेंट आउटपुट बढ़ेगा। तो यहां पर अगर मैं कर्व की बात करूं, यहां पर मैं इसे इनपुट बोल दूं, यहां पर मैं आउटपुट बोल दूं, इनपुट आउटपुट, जितना परसेंट आप इनपुट बढ़ाओगे, ये वाला क्या है बेटा, उतना ही परसेंट आपका क्या बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। यानी कि यहां पर ये एक तरह से सीधा हो जाएगा।
पहले ऊपर था, अब थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा ये। और तीसरी और लास्ट अवस्था, पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। घटते प्रतिफल, घटते प्रतिफल का मतलब ये नहीं कि उत्पादन घट जाएगा। जैसे साधनों के प्रतिफल में क्या हो रहा था कि अगर आप एक मशीन के ऊपर ही लेबर को बढ़ाते चले जाओ, अगर आपने सुना है तो बेटा वो इस पर ध्यान दे, एक मशीन पर आप लेबर बढ़ाते चले जा रहे हो, तो वह मशीन की एक कैपेसिटी होती है ना भाई, उस पर आप चारों तरफ अगर लेबर ही लगा दोगे, भीड़ भीड़ हो जाएगी, तो एक समय आएगा कि मशीन कहेगी भैया आप ही खड़े हो जाओ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, खुद ही कर लो। हर व्यक्ति जबरदस्ती मशीन में हाथ लगाएगा, ये करेगा, निकालेगा, तो भैया जो उत्पादन मशीन दे भी रही थी ना प्रोडक्शन, वो भी कम हो जाएगा। तीसरी अवस्था वहां पर थी नेगेटिव रिटर्न की, यानी कि बढ़ने की बजाय उत्पादन घटने लगा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि उत्पादन बढ़ने की वजह घटेगा। इसमें क्या होता है, तीसरे में पैमाने के प्रतिफल की तीसरी अवस्था में क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, बट जितना आपने इनपुट बढ़ाया, अगर आपने 20% क्या बढ़ाया है इनपुट, तो आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन 15%, उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, उतना ज्यादा आनंद नहीं आ पाएगा। मशीन अगर आप एक्स्ट्रा भी लिया है तो प्रोडक्शन तो मशीन देगी, मशीन भी बढ़ रही है, लेबर भी बढ़ रही है, बट आपको थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर ज्यादा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपने अपनी फैक्ट्री को बहुत बड़ा एक्सपेंड कर लिया है। हो सकता है आपने 2 ब्रांच खुल गई हो आपकी, तो अब अकेला व्यक्ति है, दोनों ब्रांच को आप कैसे संभाल पाओगे? वहां पर जाओगे तो वहां चोरी कर लेंगे, वहां जाओगे तो वहां चोरी कर लोगे। एक लिमिट होती है बेटा बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाने की। अगर आप उससे ज्यादा बढ़ाते हो तो ऐसा नहीं आउटपुट नहीं बढ़ता, आउटपुट बढ़ता है, बट जितना अब आप पैसा लगा रहे हो उस तेजी के साथ आउटपुट नहीं बढ़ेगा, उससे थोड़ा सा कम तेजी के साथ आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर बचतों से ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। इसे बोला गया पैमाने के घटते प्रतिफल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जबकि वहां पर क्या होता था बेटा, वहां पर तीसरी अवस्था होती थी, जब डिफरेंस करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। तो इस अवस्था में के अंतर्गत यदि सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता तो कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि होती है, किंतु कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होती है। इसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। कारण देखो, इसका भी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। बचतों के साथ साथ अबचतें भी प्राप्त होती हैं, किंतु अबचतें अब ज्यादा हो जाती हैं, संस्था पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, कच्चे माल की बर्बादी होती है, चोरी होना स्टार्ट हो जाता है, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाने लग जाती है कि भैया बहुत बड़ी फर्म हो गई। तो सीधी सी बात है, यहां पर कर्व की अगर बात करें, एक्स, मैं तीनों का अलग अलग कर्व बनाकर दिखा दिया बेटा आपको एग्जाम के पर्पज से। इस बार क्या करना है, इनपुट, इधर इनपुट लिख रहा हूं बेटा मैं बार बार, नीचे क्या लिख रहा हूं, आउटपुट लिख रहा हूं। इनपुट ज्यादा चेंज कर रहा है, आउटपुट कम चेंज करना है। ज्यादा इनपुट बढ़ाने से भी आउटपुट बढ़ेगा बेटा, घटेगा नहीं, आउटपुट कम बढ़ेगा, इनपुट ज्यादा बढ़ेगा। उसे क्या बोला गया, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो बताओ रिटर्न टू स्केल समझे कि नहीं समझे? रिटर्न टू स्केल मतलब पैमाने के प्रतिफल। यहां पर सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाते हैं, इसीलिए इसे बोला गया दीर्घकालीन अवधारणा, क्योंकि इसमें ऑल फैक्टर्स को चेंज किया जाता है। सभी फैक्टर यहां पर चेंज होते हैं, और सभी फैक्टर का बदल सकते हैं। फिक्स फैक्टर, ऐसा नहीं फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स रहेंगे भाई, फिक्स फैक्टर तो बदलेंगे ना भाई। क्या मशीन कभी बदलेगी नहीं? क्या बिल्डिंग कभी बदलेगी नहीं? बदलेंगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के अंदर, तो इसलिए बोला गया कि रिटर्न टू स्केल इज ए लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या चलता है, शॉर्ट टर्म में चलता है रिटर्न टू फैक्टर, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो आई थिंक आप ये चीजें समझ चुके होंगे कि रिटर्न टू स्केल क्या है और इसकी तीनों अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है भाई, पहली अवस्था में उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, फैक्टर कम चेंज करोगे। दूसरी में फैक्टर जितने चेंज करोगे उतना उत्पादन बढ़ेगा। तीसरी में पैमाने फैक्टर ज्यादा चेंज करोगे और उत्पादन आपका कम बढ़ेगा। इसे बोला गया डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। चलिएगा बाकी चर्चा करते हैं इसकी अगली क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर्स। ये हम बोल सकते हैं उत्पादन के सॉरी बेटा, ये हम कह सकते हैं भाई पैमाने के प्रतिफल तथा साधनों के प्रतिफल के बीच डिफरेंस। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।